दुई चार दिन ला अखियां। देखो पिछले क्लास में इधर देख, पिछले क्लास में यानी कल वाला क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? अरे ये क्या हो रहा है? गड़बड़ हो गई। ऐसे कैसे हो जाता है जी? शर्ट पे छींटा मार दिए तो क्या पढ़े थे कि उत्तल दर्पण में हम लोग साबित कर दिए थे F बराबर R/2। उत्तल में भी काम हो गया था, साबित हो गया था, और अवतल में भी साबित हो गया था। दोनों दर्पण में हम लोग F बराबर R/2 प्रूव कर चुके थे, है ना। यहाँ तक चला था पिछले क्लास में, लेकिन आज जो चलेगा वो की चलेगा। देखो गोलीय दर्पण में किरण आरेख के कितने नियम होते हैं? तो 3 नियम होते हैं। गोलीय दर्पण में किरण आरेख के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। पहला नियम, जिसमें से पहला है प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। यानी यदि अवतल दर्पण रहेगा तो गुजरती है और उत्तल दर्पण में गुजरती हुई मालूम पड़ती है। फिगर के साथ समझेंगे हम लोग। तो फिलहाल हम लोगों ने एक दर्पण बना देते हैं। ये कौन सा दर्पण हमने बनाया? अगर हम बाहर से कलर किए तो ये कौन सा दर्पण बना, बताओ? अवतल। बहुत अच्छा, ये अवतल दर्पण बना हमारा। कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली रेखा खंड को प्रधानअक्ष कहते हैं। सब क्लियर है? देखिए हाथ से बनाते थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा हो, आप लोग स्केल से बनाइएगा, टेढ़ा नहीं होगा। और मुख्य फोकस जो होता है बीचे बीच होता है। तो प्रधान अक्ष ये वाला है, ये जो रेखा खंड है ये क्या है? प्रधान अक्ष है। अब प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। पहला नियम तो यही है, मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। तो अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें यदि ऐसे जाएगा तो कन्फर्म है मुख्य फोकस से गुजरेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अवतल तो हो गया, उत्तल में भी सेम प्रोसेस। यदि हम उत्तल दर्पण इस ढंग से बना दें, लीजिए अंदर से इसको कलाई करेंगे हम लोग। दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु का ध्रुव कहते हैं, P से सूचित करते हैं, इसका C इधर होगा। मिलाने वाली रेखा खंड को प्रधान अक्ष कहेंगे, और प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कन्फर्म है कि मुख्य फोकस से गुजरेगा, यानी गुजरती हुई मालूम पड़ेगा। ऐसे डॉट डॉट से ये प्रधान अक्ष तो ऐसे गया आपतित किरण और लौटेगा इधर की ओर, गया इधर लौटेगा इधर। जब हम इस रेखा को डॉट डॉट लाइन से बढ़ाएंगे तो मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। पहला में ये कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। उत्तल
दर्पण, कोई दिक्कत नहीं। अवतल दर्पण में वही सेम नियम, उत्तल दर्पण में भी सेम नियम। आप लोग स्केल से बनाइएगा, समानांतर बनाइएगा, समानांतर, यहाँ भी समानांतर। तो पहला नियम याद रखिएगा कि प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई मालूम पड़ती है। यही ना, पहला नियम कंप्लीट, इसको नोट कीजिए। अगला नियम, हाँ, तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम में है कि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरणें, जैसे अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण हमने बना लिया, अवतल दर्पण, ये बहुत अच्छा बात है। दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को P यानी ध्रुव कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण के वक्रता केंद्र कहेंगे, यानी इसको C द्वारा सूचित करते हैं, है ना। और C और P को मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष कहते हैं। इसी को बोलते हैं क्या? प्रधान अक्ष। अभी हम लोगों ने देखा इसमें क्या बोला जा रहा है, अब बीच में F होगा मान लो यहाँ पे, अभी F से हमको मतलब नहीं है। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरणें, अगर मान लिया जाए आपतित किरणें ऐसे हम गुजारे वक्रता केंद्र से, देखिए वक्रता केंद्र, अभी हम बनाएंगे थोड़ा सा बिना स्केल के तो टेढ़ा हो जाएगा, आप लोग स्केल से बनाइएगा, सीधा बनाइएगा। तो वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरणें, इससे गुजरा, दर्पण पे गया, ऐसे गया तो दर्पण से ही गया, और दर्पण से परावर्तन के बाद इसी पे लौट जाएगा, सेम लाइन पे क्या हो जाएगा? लौट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरणें वक्रता केंद्र से ही क्या हो जाएगी? लौट जाएगी, नो दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं। अब सेम प्रोसेस अवतल उत्तल दर्पण में, ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल, अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में सेम देखिएगा, ऐसे हमने उत्तल दर्पण बनाया, अंदर से भाग कलाई करेंगे। फिगर बनाने में थोड़ा सा आप लोगों को समय लगे क्योंकि हमने हाथ से बना देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है। आप लोग स्केल से बनाइएगा, सीधा सीधा बनेगा। दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, और वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखाखंड को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बताओ, अब हम कोई लाइन गुजारेंगे, कहाँ से? C से, यानी हम ये लाइन C पर डालना चाहते हैं। कहाँ डालना चाहते हैं? C पर, डॉट 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 C पर डालना चाह रहे थे। आप स्केल से सीधा बनाइएगा। तो ये C पर डालना चाह रहे थे, लेकिन दर्पण तो यहीं मिल गया, तो यहाँ गया और यहीं से लौट जाएगा इधर की ओर, और लौटेगा तो हम बढ़ा करके देखेंगे तो मालूम चलेगा अच्छा C पर डाल रहे थे, है ना। क्या C पर जाएगा किरण? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि दर्पण तो यहीं पे रोक लेगा, तो यहीं से लौट जाएगा, दर्पण से टकरा के लौट जाएगा किरण। लेकिन उसको जैसे यहाँ से फिर लेंगे, अगर C पर डालना चाहेंगे, हम C पे कोई रेखा डालना चाहेंगे ऐसे, तो C पे जाएगा कहाँ से? नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि दर्पण यही है, यहाँ से यहाँ तक तो गया, यहाँ से परावर्तित होगा, लौट जाएगा, और यहाँ गया, यहाँ से यहीं से लौट जाएगा। लेकिन इसको बढ़ा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि C से हम गुजार रहे थे। बात समझ में आ रही बात? तो C से गुजरने वाली आपतित किरणें, यानी वक्रता केंद्र से गुजरने वाली आपतित किरणें वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है। दूसरा नियम कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चाहे अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों में कंप्लीट। इसको भी नोट कीजिए विथ फिगर, फिगर के साथ नोट करना है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? चलिए अगला,
तीसरा नियम पे है कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरणें, सेम दोनों दर्पण बनाएंगे। ये अवतल दर्पण हम लोगों ने बनाया, है ना। ये दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु, वक्रता केंद्र मिला दिए, यहाँ मुख्य फोकस है, कोई दिक्कत नहीं। तो नियम क्या कह रहा है, तीसरा नियम कि मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरणें, स्केल है, स्केल नहीं है, अच्छा देखेंगे। तो मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरणें मुख्य फोकस से जा रही है, दर्पण से परावर्तन के बाद ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है, यानी इसी के समानांतर पैरेलल। जैसे रेलवे लाइन कैसे रहता है, दोनों मिलता नहीं है, समानांतर। इधर गया, दर्पण से लौटने के बाद समानांतर हो गया, इधर से गया इधर आ गया। मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है या मुड़ जाती है, कोई दिक्कत। सेम ये अवतल दर्पण में था, अवतल दर्पण, तो अगला उत्तल दर्पण में भी सेम यही रहेगा। देखिए उत्तल दर्पण ऐसे रहता है, अंदर से कलई किया हुआ रहता है ना। यहाँ P, यहाँ मान लो C, मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष, आप बीच में मुख्य फोकस, मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या की आधी होती है ना, बीच में रहेगा। तो इसमें भी अगर कोई आपतित किरण मुख्य फोकस पर जाना चाहेगा, देखो ऐसे ये जाना चाह रहा है मुख्य फोकस पर, सीधा आप लोग बनाएंगे, जाना चाह रहा है मुख्य फोकस पर, लेकिन दर्पण से टकरा के लौट जाएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाएगा, सीधा लौट जाएगा, जैसे ही रहेगा वैसे ही लौट जाएगा। तो जा रहा था मुख्य फोकस पर, लेकिन टकरा करके लौट गया तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। तो मुख्य फोकस पर, यहाँ वही लिखे हैं तीसरा नियम, मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरणें, मुख्य फोकस से गुजरने वाली आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, यानी दर्पण से टकराएगा, परावर्तन होगा तो वो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। प्रधान अक्ष के क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं ना। बात समझ में आ गया। ये जाना चाह रहा था कहाँ, मुख्य फोकस पर, लेकिन मुख्य फोकस पर नहीं जाकर करके ये दर्पण से परावर्तन हो गया और ये प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अवतल में भी, और ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। ये गोलीय दर्पण के 3 नियम हो गए, परावर्तन के 3 नियम। पहला नियम समझिए, हम एक शॉर्ट में समझा देते हैं, एगो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कीजिए, और एगो हम देखिए शॉर्ट में समझाते हैं। शॉर्ट में क्या हम बोले, तीनों नियम कि, ओहो छोड़िए, तीनों नियम हट गया। देखिए क्या कह रहे थे हम कि प्रधान अक्ष के दर्पण है ना, प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगा तो मुख्य फोकस से लौटेगा, और यहाँ पे C है, यहाँ F है, यहाँ P है। और कोई रेखा, कोई किरण यदि C से गुजरेगा ऐसे तो टकरा करके इसी पे लौट जाएगा, दूसरा नियम। और तीसरा का नियम, कोई किरण यदि मुख्य फोकस से जाएगा तो प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाएगा। बस यही 3 नियम तो बताए, और इसी 3 नियम पे और आगे चल करके मैथ बनेगा। खैर इसको नोट कीजिए, और आगे हम लोग समझते हैं कि दर्पण के चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, इसको नोट कीजिए। पहले क्या है, यहाँ पे देखो वो स्केल होगा,
है ना, स्केल से बनाएंगे, थोड़ा समय लगेगा, छोटा स्केल है ना। तो दर्पण के चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, या गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, आंसर इतना ही है, जब यदि एग्जाम में आ जाए कि गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं, तो आंसर हम इतना ही देंगे। यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आंसर इतना ही, कंप्लीट आंसर। 5 नंबर का आएगा तो उसमें फिगर बना देंगे, है ना। तो क्या बोला, जब अक्षों के मूल बिंदु को, अक्ष बात आता है सर अक्ष क्या है, तो आप गणित में पढ़े होंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, नहीं पढ़े थे? ऐसे देखो है, अब थोड़ा समय लग जाएगा फिगर बनाने में, और आप लोग के सामने इसलिए फिगर बना रहे हैं, नहीं तो कहिए सर कैसे कैसे बना दिए, हमको समझ नहीं आया। देखिए अब वो सामने ले लेते हैं, ऐसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े हैं? ग्राफ में, ग्राफ में सामने बना रहे हैं फिगर इसलिए कि आप लोग समझ पाए कि हम कैसे कैसे फिगर बना रहे हैं। ठीक, 2 गो बनाएंगे, एगो अवतल के लिए, एगो उत्तल के लिए, दोनों के लिए, तब ना समझ में आएगा। स्केल से बनाइएगा तो एकदम सीधा बनेगा, हम हाथ से बना देते हैं फिगर तो जैसे तैसे हो जाता है। स्केल से भी थोड़ा जैसे तैसे हो जाएगा, क्योंकि छोटा छोटा स्केल है ना, छोटा स्केल में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि 2-3 बार करके बनाना पड़ता है फिगर। देखो सही बना, देखो तो, खैर जो बना ठीक ठाक है। तो इसको हम लोग एक्स डैक्स बोलते थे, किसको बोलते हैं एक्स डैक्स? खड़ा को कि पड़ा को, किसको बोलते हैं? हाँ हाँ, तो इसको एक्स अक्ष बोलते थे, तो इधर एक्स डैश हो जाता था, इधर वाई अक्ष तो नीचे वाई डैश हो जाता था। आई मूल बिंदु कहलाता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसे ओ से सूचित किया जाता है, पढ़े हैं मैथ में, पढ़े, याद होना चाहिए। तो यहाँ भी वही चीज रहेगा, एक्स अक्ष इधर एक्स डैश, वाई अक्ष इधर वाई डैश, और दोनों तरफ सब में एरो का निशान रहेगा, तीर का निशान रहेगा। अक्ष में तीर का निशान रहता है ऐसे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है कि जब अक्षों के मूल बिंदु को, यानी मूल बिंदु ये है, को गोलीय दर्पण का ध्रुव मानते हुए, अच्छा पहले यहाँ अवतल बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे कि ध्रुव ये हो जाए, ध्रुव मूल बिंदु हो जाए। देखिए है बराबर दोनों तरफ से, तो ये हो गया अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण ये हो गया जी, हो गया ना। यहाँ पे मूल बिंदु को ध्रुव मानिए, यानी पी मानिए, पी। दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को पी बोले थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को, अब यहाँ पे सी रहेगा, यहाँ एफ रहेगा बीच में, है ना। तो यहाँ भी वही चीज, यहाँ उत्तल दर्पण बनाएंगे तब ध्रुव को मूल बिंदु पर ले जाएंगे ऐसे, ठीक है, ये तो ठीक है। थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है ना। अब सही है नहीं?
अंदर से ही कलई क्या हो रहेगा। ये हो गया अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और ये हो गया उत्तल दर्पण। अब समझिए हम क्या समझते हैं, यही समझना है। तो यहाँ पे इधर ही सी हो जाएगा, यहाँ ई एफ हो जाएगा, है ना, और यहाँ ई पी हो जाएगा। जैसे अवतल में वैसे उत्तल में, खाली वहाँ पीछे दर्पण के पीछे, यहाँ दर्पण के सामने, यही होता है ना। तो देखिए क्या बोला कि फोकस दूरी एफ, वक्रता त्रिज्या आर। इसी में यहाँ से यहाँ तक के दूरी, एगो पतला चले वाला मार्कर है, ब्लैक चले वाला है, देखो। यानी यहाँ से यहाँ दूरी छोटी एफ कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, इतना दूरी। और ये पूरा यहाँ से दूरी सी से यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरा यहाँ तक की दूरी, दर्पण यहीं तक है लेकिन दूरी यहाँ तक नापेंगे, इसको बड़ी आर से सूचित करेंगे। यहाँ भी वही चीज़, तो यहाँ से यहाँ तक के दूरी को छोटकी एफ से सूचित करते हैं, यानी फोकस दूरी कहलाता है। और यहाँ से पूरा यहाँ सी तक की दूरी को आर से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझा रहा होगा बात। अब मान लिया जाए ये दर्पण है, तो इसमें चेहरा इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे ऐसे आईना, क्योंकि इधर पीछे से कलई क्या, हाँ इसमें भी इधर से देखेंगे, देखेंगे कि नहीं देखेंगे। तो वस्तु मान लिया जाए हम यहाँ रख दे, ऐसे वस्तु यहाँ, तो दर्पण में इसका फोटो जनाएगा। जैसे हमके सामने आईना लगा हुआ है, तो वस्तु हम दूर हैं तो उसमें भी दूर दिखाई पड़ता है ना। तो मान लिया जाए यहाँ वस्तु रखते हैं, कहाँ गया इसके, यहाँ मान लेते हैं हम वस्तु रखे सी से बाहर, ऐसे वस्तु रख दिए, वस्तु खड़ा है। अब इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ ऐसे वस्तु से छोटा बनेगा, हम समझाएंगे। ये वस्तु हो गया, ये हो गया प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब हो गया। तो वस्तु की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक के दूरी को U से, किस से, आई लिखे हैं बस, फोकस दूरी F, वक्रता त्रिज्या R, वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी, यानी जो प्रतिबिंब है, अच्छा इसको ऐसे ना थोड़ा सा और अच्छा से यहाँ से लेते हैं, है ना, यहाँ R, ये प्रतिबिंब था यहाँ तक, तो ये प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को V से सूचित करते हैं, किस से, V से, है ना। इसको R से सूचित करते हैं, है ना। इसको F से, U से, कोई दिक्कत नहीं। और वस्तु की ऊंचाई H1, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना ऊंचा वस्तु है, इसको H1 से, प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 से सूचित करते हैं। का चिन्ह दिया जाता है तो उसे दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अभी चिन्ह नहीं पढ़ा है, देखिए कैसे लोग मैथ में पढ़े थे कि यहाँ से ऊपर दूरी प्लस अक्ष में, ये धनात्मक अक्ष है, ये धनात्मक अक्ष है, ये ऋणात्मक अक्ष है, ये भी ऋणात्मक अक्ष है। देखते हैं ऐसे आप बनाए थे, ऐसे है, यहाँ 0 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3
4, इधर -1 -2 -3 ऐसे रखते थे। नीचे भी -1 -2 -3 -4 ऐसे रखते थे। और यहाँ से इधर दूरी माइनस, तो देखिए यहाँ से इन्हें नापेंगे, ऐसे ऐसे नापेंगे। यहाँ से इन्हें कितना दूरी पर है, तो ये दूरी ऐसे जो नापेंगे यानी ऋणात्मक अक्ष, ये वाला कहला गया ऋणात्मक अक्ष क्योंकि इन्हें माइनस में है। इधर से इधर कहला गया धनात्मक अक्ष, इधर कहलाएगा धनात्मक अक्ष, इधर कहलाएगा ऋणात्मक अक्ष, ऋणात्मक अक्ष है ना। तो ऋणात्मक अक्ष के समांतर दूरी ऋणात्मक और ये भी माइनस, ऐसे जितना भी दूरी रहेगा सब माइनस। तो यहाँ से ऐसे दूरी ये भी -f, ये भी -r, ये भी -v, क्योंकि सब ऐसे ही नापेंगे। नापेंगे कि नहीं नापेंगे? हाँ, वस्तु की ऊंचाई देखिए ऐसे नापेंगे, नीचे से ऊपर कितना ऊंचा है, नीचे से ऊपर। तो देखिए तो नीचे से यहाँ से ऊपर की दूरी धनात्मक है कि नहीं है, सब प्लस में है। तो ये प्लस h1 हो जाएगा, h1 प्लस h1 है न। और यहाँ से नीचे की दूरी माइनस वाला है, तो यहाँ से नीचे जो नापेंगे और यहाँ से जितना भी दूरी नीचे की ओर माइनस वाला। तो देखिए तो ये वस्तु को प्रतिबिंब जो है ये वाला, ये नीचे की ओर नापाएगा, ये भी -h2 हो गया कि नहीं हो गया, चिन्ह पड़ गया। वस्तु की दूरी -u, क्योंकि माइनस दूरी के समानांतर है कि नहीं है। ये ऋणात्मक अक्ष है, इसके समानांतर दूरी माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए इधर से इधर वाला दूरी माइनस में है सब। यहाँ इधर से यहाँ से ये लाइन से जितना भी इधर दूरी रहेगा ऐसे सब माइनस, -u, यहाँ से इधर -f, यहाँ से इधर -r, यहाँ से इधर -v, और ई यहाँ से नीचे की ओर है वस्तु। प्रतिबिंब की ऊंचाई उल्टा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे, तो यहाँ से नीचे माइनस दूरी, ये माइनस दूरी, यहाँ से ऊपर प्लस दूरी, चिन्ह पड़ गया, माइनस प्लस का चिन्ह पड़ गया। इसी को दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। बात समझ में आ गया बात? यहाँ भी देखिए, मान लिया हम वस्तु यहाँ रखते हैं, यहाँ इसमें ये वस्तु हो गया, तो वस्तु की दूरी ऐसे नापेंगे हम लोग, नापेंगे कि नहीं नापेंगे। यानी P है तो इधर धनात्मक अक्ष है, ये धनात्मक इधर ऋणात्मक, तो u जो माइनस होगा कि प्लस होगा बताइए। तो वस्तु की दूरी, वस्तु है ये, तो यहाँ माइनस लगेगा कि प्लस, माइनस। बहुत अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ से n यानी ध्रुव मूल अक्ष, मूल बिंदु से इधर जितना भी दूरी, तो यहाँ ये लाइन है, लाइन से इधर जितना दूरी माइनस, बहुत अच्छा, -u। अब इसका प्रतिबिंब मान लिया जाए यहाँ बनता है, इसका प्रतिबिंब उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जो है हम मान लेते हैं जी यहाँ बन रहा है। लीजिए यहाँ प्रतिबिंब बनाई, वस्तु का प्रतिबिंब बना कि नहीं बना। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से नापेंगे, यहाँ तक की दूरी नापेंगे ना, भी से माइनस भी कि प्लस भी, प्लस भी। बहुत अच्छा, क्योंकि यहाँ से इधर आई, यहाँ से इन्हें धनात्मक अक्ष, यहाँ से उन्हें प्लस भी। बहुत अच्छा, प्लस भी। अच्छा बताइए तो ये फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी -f की +f, +f। बहुत अच्छा, ये +f, -r की +r, +r। बहुत अच्छा, प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ से इधर की दूरी सब प्लस रहेगा। अच्छा, ये वस्तु की ऊंचाई h1, यहाँ से ऊपर की ओर प्लस की माइनस, माइनस, ऊपर प्लस ना, हाँ अंदाजा ना मारो, +h1। अच्छा यहाँ देखो तो
यहाँ से ऊपर h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 तब माइनस में कि प्लस में, नीचे यहाँ से ऊपर की प्लस की माइनस, प्लस हो गया। चलिए अच्छी बात है, प्लस h2। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊपर जितना भी दूरी सब प्लस रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? यानी धनात्मक अक्ष के समानांतर दूरी धनात्मक और ऋणात्मक अक्ष के समानांतर दूरी ऋणात्मक। कहने का मतलब देखो, ध्यान रखेंगे, इधर वाला यहाँ से यहाँ धनात्मक, यहाँ से यहाँ धनात्मक, तो ऐसे ही खड़ा है तो खड़ा दूरी धनात्मक रहेगा। ये देखिए पड़ा है, यहाँ से ने पड़ल है, तो जितना पड़ल दूरी रहेगा सब माइनस रहेगा, चाहे ऊपर रहे चाहे नीचे रहेगा, पड़ा दूरी माइनस, इनने से इनने वाला, और यहाँ से इनने वाला पड़ा दूरी ऐसे पड़ल रहेगा तो सब प्लस में रहेगा। देखिए ये पड़ल था, ऐसे था कि ना, ऐसे दूरी था, ये प्लस में, ऐसे था ये भी प्लस में, ऐसे था ये भी प्लस में। कहेंगे सर ये वाला माइनस में, हाँ तो इनने वाला माइनस में आई, इनने वाला सब माइनस में हुआ, ये लाइन से इनने सब माइनस माइनस। यहाँ देखो ये खड़ा है ऐसे, तो ये प्लस वाला है, तो जो भी खड़ा रहेगा वो प्लस वाला रहेगा। देखिए ये भी खड़ा है ऊपरे में, प्लस वाला रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? तो धनात्मक अक्ष के समानांतर दूरी धनात्मक, ऋणात्मक अक्ष के समानांतर दूरी ऋणात्मक। इसी को हम दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। सबका चिन्ह पड़ गया, माइनस प्लस माइनस 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 माइनस, चिन्ह सब में पड़ गया। तो चिन्ह पड़ गया, वही यहाँ लिखा हुआ है कि जब अक्षों के मूल बिंदु को गोलीय दर्पण का ध्रुव मानते हुए, यानी सब में ध्रुव माने हैं, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की ऊंचाई h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 का चिन्ह दिया जाता है, मतलब माइनस है कि प्लस दिया जाता है, तो उसे दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? माइनस या प्लस का चिन्ह दे दिए, दर्पण का चिन्ह परिपाटी कहला गया। कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा बात? चलिए तो आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति यानी कैसन प्रतिबिंब बनेगा, अगले क्लास में चलेंगे। फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।